अगर आपको पता हो तो लास्ट क्लास में हमने कहा था कि अच्छे शेयर्स की क्या डेफिनेशंस होती है, अच्छी चीज क्या है। लेकिन अच्छी चीज अगर ग्रो नहीं कर रही है, अच्छी चीज और अच्छे की तरफ नहीं जा रही है, तो वो हमारे किसी काम के नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई चीज अच्छी है और वो और अच्छे की तरफ नहीं जा रही है, इफ समथिंग इज गुड एंड इट इज नॉट इम्प्रूविंग, इट इज नॉट बिकमिंग मोर बेटर, बेटर, गुड टू बेटर, बेटर टू बेस्ट, देन दैट इज ऑफ नो यूज। बिकॉज जो चीज अच्छी है उसकी ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुकी है, उसकी ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुकी है। अगर आज नेस्ले 17,000 का है और अगर नेस्ले इसी इसी जो क्वालिटी रहा है, तो हमें नेस्ले खरीद के कोई फायदा नहीं है। अगर हमें ये दिखता है कि नेस्ले का ग्रोथ हो रहा है, अगर हमें दिख रहा है एचयूएल का ग्रोथ हो रहा है, अगर हमें दिखता है कि बजाज फाइनेंस का ग्रोथ है, तो ही वो आपके काम का है, अदरवाइज वो आपके काम का नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज हम जो भी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि स्टॉक्स में ग्रोथ कैसे देखते हैं, क्या ये ग्रोइंग फेज में है कि नहीं, वो चीज हमें जानना है, समझना है। दो तरीका होता है। जो पहला तरीका है, उसके लिए आपको स्टॉक को नहीं सोचना, केवल जिस एरिया में वो काम कर रहा है उस एरिया के बिजनेस को सोचना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई सीमेंट कंपनी है, तो क्या इंडिया में अभी सीमेंट का कंजम्पशन और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। स्टील कंपनी है, तो आप सोचिए क्या होगा। अगर मान लो कोई एफएमसीजी कंपनी है, तो एक टाइम था जो गांव के लोग शैम्पू यूज नहीं करते थे, आज मुझे लगता है हर गांव में यूज करते होंगे। तो आप देखिए कि किस तरह का। लेकिन एक होता है शैम्पू यूज करना, 1 रुपए वाला पाउच, उसके बाद होता है 400 रुपए वाला डिब्बा। तो उस तरफ की ग्रोथ है, उस तरफ की वो 1 रुपए वाला पाउच बेच के उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन वो अपने कस्टमर प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज वो लोग उसको बाय करते हैं आगे चल के बड़ा। तो उस तरह अगर ग्रोथ है किसी कंपनी में, तभी आपको उसमें एंटर करना है। जैसे बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं, तो वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन देती हैं। तो क्या लोन और लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? एकदम जिस तरह के हम इकोनॉमी में जा रहे हैं, हर कोई नौकरी में आते ही पहले एसी टीवी फ्रिज अपने घर में डलवा देता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह का आपको सोच होनी चाहिए कि क्या ये बिजनेस, जिस बिजनेस में कंपनी है, इस बिजनेस में ग्रोथ है कि नहीं। कोई पर्सन टू व्हीलर में है, कोई थ्री व्हीलर में है, कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है, कोई एफएमसीजी में है। अब ऑन द अदर हैंड, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई कंपनी सिम कार्ड बेचती, मैं बार बार ये वर्ड यूज करता हूं, लोग कहते हैं एयरटेल खरीद लो। मैं कहता हूं एयरटेल खरीद के आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। एयरटेल को जो करना था कर लिया, या जियो को जो करना था कर लिया। आज 400 रुपए में डेटा मिलता है, 200 रुपए में डेटा मिलता है, उतना ही अनलिमिटेड वो किसी को यूज ही नहीं। कौन है जिसका डेटा कम पड़ जाता है? आज के 2 साल पहले डेटा कम पड़ता था, अब डेटा कम नहीं पड़ता। लोग रिचार्ज करते हैं, अनलिमिटेड होता है, वाईफाई लगवा दिया, 499 की अनलिमिटेड है सबका। तो अब उन कंपनियों की ग्रोथ के चांसेस कम है। तो ग्रोथ, क्योंकि सबके पास फोन है, सबके पास दो दो सिम है, तो अब और क्या ग्रोथ होगा? हाँ, फोन कंपनियां हैं उनका ग्रोथ होगा, सिम कंपनियां उनके ग्रोथ के चांसेस कम है। तो इस बात को आपको, क्योंकि इंडिया में सबसे चीपेस्ट रेट पे आज भी डेटा है, तो उन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। और सरकारें हर जगह, पता चलता है कुछ टाइम के बाद कैंपसेस में डेटा फ्री हो गया है, रेलवे स्टेशन पे डेटा फ्री हो गया है, तो पता चलेगा कुछ टाइम के बाद अच्छी सिटीज में ऐसे हर जगह ऐसे ही फ्री होगा, तो लोग क्यों डेटा कंज्यूम करने के लिए पेमेंट नहीं करेंगे। तो इन चीजों को आपको समझने की कोशिश करना है कि कहाँ पे ग्रोथ के चांसेस है, कहाँ पे और इंडिविजुअल्स जुड़ेंगे, कहाँ पर उनको, जो इंडिविजुअल्स ऑलरेडी जुड़े हैं वो ज्यादा पैसा देंगे। इस तरह के बिजनेस को आपको सर्च करना है, समझना है। और तो ही आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई कपड़े की कंपनी है, वो बहुत अच्छा पैसा बना के देती है। वो नहीं देती लॉन्ग टर्म में, वो आपको पैसा बना के नहीं देगी, वो शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन में कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि भाई कपड़े के जो ब्रांड है, कोई एक नया ब्रांड आता है, वो चलने लगता है नया, तो मतलब उसका कोई ऐसा नहीं है कि नहीं। अब रेमंड जैसी कंपनी इतनी अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर आप सोचिए कि रेमंड ने क्या बहुत वेल्थ क्रिएट किया है, तो आप देखोगे बहुत आपको वेल्थ क्रिएट करते हुए रेमंड आपको नहीं मिली होगी। तो इसीलिए हमको समझना होगा कि हमें कौन सी कंपनियां हैं जो ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेंगी। वो कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट में यूनिकनेस हो। मैं रिपीट करता हूं, यूनिकनेस हो। अब यूनिकनेस का मतलब क्या होता है, इस यूनिकनेस को आप समझने की कोशिश कीजिए। लेमैन के लैंग्वेज में आई विल टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय यूनिकनेस इनटू द प्रोडक्ट। देखिए, कंपनी को जब अपना रेवेन्यू बढ़ाना होता है,
तो उसका दो तरीका होता है। एक तरीका होता है नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, नए प्रोडक्ट को, नया सेगमेंट्स को, नया कुछ लॉन्च करना। दूसरा तरीका होता है प्राइस को कम करना, प्राइस को कम करना, प्राइस को कम करके भी रेवेन्यू बढ़ाते हैं। नाउ अब ऐसी कोई कंपनी जो नया सेगमेंट लॉन्च भी ना करे और कुछ भी हो जाए प्राइस भी ना कम करे, फिर भी उसका रेवेन्यू बढ़े। रिपीटिंग, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च भी नहीं कर रहे, नॉर्मल जो प्रोडक्ट है उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और जरूरत पड़ने पर इनपुट कॉस्ट एंड ऑल बढ़ने पे, इन्फ्लेशन बढ़ने पे अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम भी ना करे बल्कि बढ़ाई दे, फिर भी उसका रेवेन्यू बढ़े। ऐसी कंपनियां जो है उन्हें हम मल्टी बैगर कंपनियां कहते हैं, वो लॉन्ग टर्म में ग्रो करते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर आप इंडिया के मार्केट में देखोगे तो आईटीसी जैसी कंपनी है, हर साल सरकार टैक्स बढ़ा देती है ऐसे ग्रेड पे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेस्ले जैसी कंपनी है, कब कब सेरेलेक का डिब्बा 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400 हो गया, मगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जी। सेरेलेक 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आना है तो आना है। जॉकी जैसी कंपनियां हैं, उनका प्रोडक्ट पे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका प्रोडक्ट कब कितने का हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ब्रांड वाली जो ऐसी चीजें हैं जिसको खरीदना है वो खरीदेगा, वो कभी नहीं पूछे। हाँ, पेट्रोल का दाम 1 रुपए जब बढ़ गया तो लोगों को फर्क पड़ता है, टीवी पे हेडलाइन आना शुरू हो जाती है। अमूल दूध का दाम 1 रुपए बढ़ गया तो पता चलेगा कि हाँ जी, आज तक पे ब्रेकिंग न्यूज नीचे, बड़ा सा। तो अब आप ये सोचिए कि अमूल दूध जैसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करके कोई वेल्थ क्रिएट कर लेंगे, कभी नहीं कर पाए, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो दूध को 2 रुपए कम बेचना शुरू करेगा, काम हो जाएगा, कस्टमर उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ब्रांडिंग जो है ना, आपका ब्रांड ऐसा हो जो कि मतलब कि लोग वही खरीदेंगे, उसके सिवा कहीं नहीं जाए। आप देखिए, अंकल चिप्स है, मदर डेयरी की, सॉरी मदर डेयरी कर रहा हूँ, ये जो आपके चॉकलेट्स आती हैं कैडबरी की, ये हैं, ये सब एकदम ऐसे भी। कोका कोला है, बहुत वेल्थ क्रिएट किया। पेप्सी है, बहुत वेल्थ क्रिएट किया। क्यों वेल्थ क्रिएट किया है? कि इनका प्राइसिंग से बहुत फर्क नहीं पड़ता, इनका ब्रांड है जी। कोक लोगो, हाँ जी, लोग हैं वो कोक पीना है, वो दिमाग से कोक पीना है, वो उनके एकदम बैठा हुआ है, वो उनका ब्रांड है। तो वो हमें समझना पड़ेगा। बहुत लोग शांत हैं, कुछ आप लोग कोई कुछ बोलना चाहेगा तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम लोग इंटरेक्ट भी करें। दीपक जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल सर। मैंने एशियन पेंट को लेकर के ग्राउंड लेवल पर सर वो रिसर्च करी थी। मैंने अच्छा, 20 पेंटर से बात की। 20 में से सर 15 पेंटर ने मुझे एशियन पेंट को रेकमेंड करा, 5 ने मुझे बर्जर को रेकमेंड करा। क्या समझ में आया, क्या खरीदना चाहिए? एशियन पेंट। काम खत्म। देखिए, इससे अच्छा रिसर्च कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं ना, हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, ये करेंगे, टेक्निकल करेंगे। मैं कहता हूं ना, कुछ आप मार्केट में जाइए, 4 दुकान पे जाइए, जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, जिसके शेयर खरीदना चाहते हैं ना, 4 दुकान पे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, और मैंने देखा है कि मेरा मैक्सिमम केसेस में, समझिए कि मैंने हमेशा कहा कि स्टॉक मार्केट इज अ थिंग वेयर यू बाय 10 थिंग, 1 विल गो इनटू लॉस बट 9 विल क्रिएट सो मच ऑफ मनी। कोई वो एक लॉस में गया, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो आपको समझ में आ जाता है वो चीज, बस वो समझ में अब आना, हम आपसे सीख रहे इनका हैं। सप्लायर कौन है, इनका कस्टमर कौन है, बात किससे करनी। हाँ जी, आज मुझे अशोक गुप्ता जी भी दिख रहे हैं। नमस्कार सर। दूसरे अशोक जी भी दिख रहे हैं। कैसे हैं सर सर? नमस्कार सर, गुड इवनिंग। कैसा चल रहा है सर? ओवरऑल ठीक सर, थोड़ा सा बस मार्च एंड की वजह से थोड़ी सी बिजीनेस, 31 मार्च तक थोड़ा सा टाइट है मामला। कोई बात है सर, कोई सब सब टाइट है सर। हम लोग भी इस समय काउंसलिंग का इतना काम होता है बच्चों के, पता चलता है 10th वाले 11th में जा रहे हैं, 11th वाले 12th में जा रहे हैं, 12th वाले को कॉलेज जाना है, तो सीयूईटी है, तो स्ट्रीम सिलेक्शन है, तो ऐसे ही चलता रहता है सर, थोड़ा 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 था। लेकिन ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ, अनिल सिसोदिया जी नमस्कार। देख पा रहा हूँ मैं आपको, आप छिप के नहीं बैठ सकते। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस सर, वही मार्च एंड चल रहा है, पेपर आए हुए हैं चेकिंग के लिए और फीवर में हूँ, ओहो। तो बस टाइट टाइट ही। अब मैथ्स के पेपर की चेकिंग भी आ गई होगी, सेंटर पे जा रहे हैं? हाँ चल रही है सर, चल रही है। चल रही है, ठीक है, एंजॉय करिए। जी। पैसे जी। एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसको कौन सा शेयर खरीदना डिसाइड किया, उस एक्स्ट्रा पैसे चेकिंग वाले पैसे से? हाँ सर, डिसाइडेड है।
डिसाइडेड है ना। वैसे आजकल 1 साल बाद मिलते हैं, आजकल कॉपी चेकिंग के पैसे 1 साल बाद मिलते हैं सर। पिछले वाले आए नहीं है सर, पर इस नहीं साल से आया ना, ऑनलाइन कर देखा। रहे हैं तो उम्मीद है कि इस बार जल्दी आ जाए। इस बार नहीं सर, जल्दी अब तो जल्दी आने शुरू हो गए हैं। सर आएंगे। 8 मई के पहले सारे पेमेंट होंगे। सारे ये होंगे। सर्कुलर आया है कि सीबीएसई के पेमेंट जो लास्ट ईयर के वो 8 मई के पहले आपको क्लेम करने होंगे, बाद में कुछ नहीं होगा। मैं सर वो तो इसलिए आया ना क्योंकि इस बार लोगों ने कॉपी चेक करने जाने को मना कर दिया था आधे स्कूल वालों ने, क्योंकि पिछले बार के पैसे नहीं आए थे तो पेन डाउन के लिए बोला था उन्होंने, वी विल नॉट गो हाँ। फॉर। हाँ क्या करेंगे, ऐसे ही ऐसा सरकारी काम ऐसे होते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अच्छा, तो आज हम जा रहे हैं ग्रोथ के बारे में पढ़ने के लिए, ग्रोथ को समझेंगे, जानेंगे ग्रोथ कैसे हम देखते हैं। और उसके लिए मैं फिर वही स्क्रीनर वेबसाइट को सर आपकी आवाज सर कहीं आप बंद हो गई। सर आपका माइक बंद हो गया। अब मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, अब आ रही यस सर, आ रही है। यस तो यस। अब एक स्टॉक उठा लेते हैं सर, ये बहुत अच्छा स्टॉक है और इस स्टॉक को कहते हैं नेस्ले। और बाकी आप जो कहेंगे मैं वो भी पिक कर लूंगा, लेकिन पहले इसको देखते हैं। अगर हमें ये देखना है अच्छा स्टॉक क्या होता है, मैंने फिर बताया कि लास्ट क्लास में हमने किया था, अच्छा स्टॉक और अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको हमें ध्यान रखना है। उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है उसका सेल्स में ग्रोथ। ध्यान से देखिए कि कंपनी के 10 सालों में उसकी रेवेन्यू कहां से कहां गई है। अगर आप नेस्ले को देखेंगे 10 साल पहले द रेवेन्यू ऑफ द नेस्ले वाज 7,515 करोड़ एंड एट प्रेजेंट द रेवेन्यू ऑफ नेस्ले इज अप्रोक्स 16,000 करोड़, करीब करीब 2 गुना से ऊपर हो गई है, 2 गुना। वैसे अच्छी रेवेन्यू, अगर मुझसे आपको होगा कि ये बहुत अच्छी है तो मैं इसको बहुत अच्छी नहीं मानता। बहुत अच्छी क्या होती है? एटलीस्ट 3 टाइम्स इन 10 ईयर्स होनी चाहिए। अगर कोई किसी कंपनी का रेवेन्यू 3 टाइम्स मिनिमम, मैं बता रहा हूं 3 टाइम्स इन 10 ईयर हो रहा है तो उसको हम अच्छा मानते हैं। ये 3 टाइम्स से थोड़ा कम है, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट के टर्म्स में अगर आप देखोगे इनके प्रॉफिट को, देखिए नेट प्रॉफिट को, तो विच वाज अप्रोक्स 962 करोड़ 10 ईयर्स अगो, वो करीब करीब 2,300 करोड़ हो गया है। ये भी 3 गुना तो नहीं हुआ, लेकिन अगर 3 गुना हो जाए ना, जिस भी कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट पिछले 10 सालों में 3 टाइम्स हो जाता है, वो समझ लो बहुत अच्छे है। क्यों? एशियन पेंट ने बहुत वेल्थ क्रिएट किया। क्यों? एचडीएफसी बैंक ने बहुत वेल्थ क्रिएट किया। दिखाता हूं मैं आपको एशियन पेंट, देखिएगा जरा। सिंपल सा थ्योरी है, बहुत सिंपल थ्योरी है। इस थ्योरी को देख लीजिए। ये देखिए 10 years ago the sales of Asian Paint was 7,403 crores and at present it is approx 33,000 crore, करीब करीब 4.5 times 5 times के करीब हो गया, more than 3 times. The profit of the company was 881 crore and at present it is approx 4,000 crore, 3,800 crore, अगेन ये करीब करीब 4-5 गुना हो गया। तो जब आपका रेवेन्यू, जब आपकी सेल्स 3.5 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाती है, मतलब 3 टाइम्स से ज्यादा होती हैं, इसको हम एक अच्छा ग्रोथ मानते हैं। एक चीज बता रहा हूं, कई बार आपने देखा होगा कि रेवेन्यू या प्रॉफिट जो है 10 सालों में 25 गुना हो गया, दैट ग्रोथ इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी बहुत अच्छी नहीं होती। अगर 3 साल में कोई किसी का सेल्स 20 गुना 25 गुना 30 गुना हो रहा है, वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती। अगर आपको देखना है तो आप बायजू जैसी कंपनियों की अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे, लिस्टेड फील्ड में आपको नहीं मिलेंगी, तो आपको ऐसा ही लगेगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसी कंपनियों से हमेशा दूर रहिए, लिस्टिंग विस्टिंग पे इनके चक्कर में मत पड़िएगा। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी आपको नहीं देखनी है कि यहां पता चला कि 4 साल में कंपनी का सेल्स 25 गुना हो गया 30 गुना हो गया, बिकॉज उसकी जो प्राइसिंग है उसी बेसिस पे हो जाती है एंड दैट यू विल नॉट गेट इनटू इन नियर फ्यूचर। देखिए क्या हो रहा है नायिका के साथ, बड़े बड़े लोग उससे रिजाइन देके जा रहे हैं, अगर आपने न्यूज पढ़ी होगी 2-3 दिन पहले की। तो प्लीज इनऑर्गेनिक ग्रोथ में नहीं देना। ऑर्गेनिक ग्रोथ 3 गुना 4 गुना 5 टाइम्स इन 10 ईयर्स बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। अगर आप ऐसी कंपनियां सर्च कर पाते हैं जिसका रेवेन्यू
या सेल्स, कई बार आपको सेल्स वर्ड मिलेगा, कई बार आपको रेवेन्यू वर्ड मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो आपकी कंपनी जो है वो गुड्स बेचती है सर्विसेज। अगर सर्विसेज बेचती है तो यहाँ पे सेल्स वर्ड, सॉरी, आपको रेवेन्यू वर्ड मिलेगा, और अगर गुड्स बेचती है तो यहाँ पे आपको सेल्स वर्ड मिलेगा। अगर वो 3 times 4 times हो रहा है, इफ इट इज ग्रोइंग 3 times 4 times इन लास्ट 10 years, तो ये समझिए बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। ऐसी कंपनियों को आपको अपने उसमें रखना चाहिए। दूसरा चीज, आप सेल्स या इसमें प्रॉफिट से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? सेल्स में जो ग्रोथ हो रही है 7,000, 9,000, 10,000, 12,000। अच्छा, एक चीज कंसिस्टेंसी देखिए। अगर आप कंसिस्टेंसी में देखोगे, करीब 800,000 करोड़ का सेल्स हर साल बढ़ रही है। 7,000 से 9,000, 9,000 से 10,000, 10,000 से 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, करीब करीब 800, 900। नाउ इफ यू सी द प्रॉफिट, 800 crores, 1,000 crore, 1,100 crore, 1,200 crore, 1,400 crore, 1,500, 1,800 crore, 20,000 crore, 22,000 crore, 27। नाउ ये दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक ग्रोथ। एक और कंपनी होती है जिसमें आप देखोगे हाँ सर 3 गुना हो गया, लेकिन पता चलेगा क्या, 8,000 से यहाँ पे 6,000 हो गया, 6,000 से यहाँ पे 15,000 हो गया, 15,000 से यहाँ पे 20,000 हो गया, 20,000 से यहाँ पे 25 हो गया, 25 से फिर यहाँ पे 22 हो गया। ऐसी कंपनियां नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी अगर हो ना, ग्रोथ में अगर कंसिस्टेंसी है, वो बताता है कि ये एक्चुअल रिजल्ट्स हैं। ये मैनिपुलेटेड नहीं है कि हाँ जब इनको पता चला कि हाँ जी आप इनको बाई बैक लेना हुआ, या इनको पता चला कि हाँ जी आईपीओ डालना था तो इन्होंने कुछ और कर दिया, या इनको कहीं से फंड्स उठाने थे इन्होंने कुछ और कर दिया। इस तरह की कंपनियों से आपको दूर रहना है। आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ जी 10-12-15% से इनका सीएजीआर दे रहा है। अगर इनका 15% के सीएजीआर, सेल्स में बहुत अच्छी सीएजीआर होती है, तो आपको इस तरह की कंपनियों में समझना। एक और कंपनी मैं आपको दिखाता हूं जो इंडिया की ग्रेट कंपनीज हैं, उनकी मैं बात करता हूं कि वो ग्रेट क्यों है, व्हाई दे आर ग्रेट। अगर आप देखोगे तो समझ, उनकी कंसिस्टेंसी देखिए। केवल ये नहीं कि 10 साल पहले कितना था और आज 3 गुना हो गया, नहीं, कंसिस्टेंसी देखिए। सी द रेवेन्यू ऑफ एचडीएफसी बैंक 3,100, 3,200, 3,100, 3,200। ये तो सारी क्वार्टरली है, मेरे से गलती होगी। ये देखिए यहाँ पे सी दिस 20,000, 28, 35, 42, 50, 62, 73, 85, 105, 122। क्या कंसिस्टेंसी है ग्रोथ में। देखिए कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ जी 28 से फिर 20 हो गया, 42 से फिर 35 हो गया, ऐसा नहीं होगा। कंसिस्टेंसी है। सब करीब से 5-6 करोड़ से हर साल, 5-6 हजार करोड़ से लगभग हर साल सेल्स में ग्रोथ हो रही है। रेवेन्यू में, प्रॉफिट को देखिए 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़, 18,000 करोड़, 22, 27। क्या कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ हो रहा है। ये जो ग्रोथ है ना, ये बताता है कि हाँ ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ये कंसिस्टेंसी के साथ हो रहा है। कंपनी कोई ऐसा नहीं कि कुछ दिखाने के लिए कोई ग्रोथ दिखा दिया है। इस तरह की कंपनी अगर आप सर्च कर पाते हैं, वो कंपनी अगर अपने आपके पोर्टफोलियो में 70-80% पोर्टफोलियो आप इस तरह की कंपनियों का बना लेते हैं, तो इन ईयर्स टू कम आप बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। आप बड़े बड़े लोगों को देखोगे तो उनके पोर्टफोलियो में, बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके पोर्टफोलियो 70-80% ऑफ देयर पोर्टफोलियो यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ कंपनी। बाकी 10-20% थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे अपनी रिसर्च है वो करते हैं, लेकिन ये कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां हमारे आती हैं। नाउ सेम चीज जो थर्ड आपको देखना होता है वो है आपका नेट कैश फ्लो। नाउ यहाँ पे आपको समझ में जाएगा बिकॉज इट इज अ बैंक। मैं दोबारा एशियन पेंट में जाता हूँ क्योंकि बैंक के केस में नेट कैश फ्लो का थोड़ा सा रूल गड़बड़ हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट साइकिल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कैश फ्लो को देखिए, कैश फ्लो देखिए 700, 1100, 1400, 1100, 1200, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ था, वॉट एवर द रीजन, 1500, 2100, 24। तो अगर आप ग्रोथ ऑफ कैश फ्लो देखेंगे, ये भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और जब अभी कैश फ्लो में ग्रोथ नहीं हुआ, विच वॉज 3600 करोड़ और अभी 800-900 करोड़ का है, तो आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से, मतलब 1-1.5 साल से एशियन पेंट के प्राइस में भी ग्रोथ नहीं हुआ है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि क्या कैश फ्लो जनरेट होता है या नहीं होता है, वो उसको वेट कर रहे हैं। तो अदरवाइज कैश फ्लो की जो ग्रोथ है ना पिछले 10 सालों में, ये भी लगभग अगर 3 गुना हो जाए तो इसको हम अच्छा मानते हैं। और 3 गुना से अगर कम है, अगर आप देखोगे कंपनीज लाइक सपोज में, और आप ग्रेट कंपनी की बात करें अगर, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लो आपका एचयूएल ही ले लो, एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आप इसकी कैश फ्लो की ग्रोथ को देखोगे कि 10 सालों में कितना हुआ है, देखिए जरा। 10 साल पहले द कैश फ्लो ऑफ द कंपनी वाज
1900, 2900, 3600, 3800, 3200, 4100, 5100, 60 और 90, तो लगभग आपका 10 सालों में कंपनी का कैश फ्लो जो है करीब करीब 8 गुना 10 गुना हो गया। तो दैट इज द रीजन खूब वेल्थ क्रिएट किया है एचयूएल ने पिछले 10-12 सालों में। तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं उनके रेवेन्यू का ग्रोथ, उनके प्रॉफिट का ग्रोथ, उनके कैश फ्लो का ग्रोथ इसी तरह से चलता है, एंड तभी उनको वो बहुत वेल्थ क्रिएट करती हैं कंपनियां। अब मैं क्वेश्चंस लूंगा, किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो यहाँ पे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बोलिए प्लीज, एनी वन ऑफ यू। Sir, we have to see net cash flow, right? Yes, cash flow, ma'am. First, you have to see operating cash flow, growth in operating cash flow. The best is operating minus investing वाला जो होता है उसे हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो। प्लीज अगर आप कहीं लिखना चाहें तो इसको लिख रहे हैं, operating minus investing is called as free cash flow. I'm not talking about net cash flow. Net cash flow is something else in commerce. उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो इज ऑपरेटिंग माइनस इन्वेस्टिंग। होता क्या है, जब मैं एक कंपनी रन कर रहा हूं, सपोज मैं एशियन पेंट का एक बिजनेस रन कर रहा हूं, तो मेरा प्लांट मशीनरी ऑब्सोलीट होती रहती है समय समय पे, मुझे उनको अपग्रेड करना पड़ता है, तो उसके लिए मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बहुत कैश जाता है। अगर मैं उसको नहीं करूंगा तो इन ईयर्स टू कम मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी। तो जब मैं ऑपरेटिंग में से इन्वेस्टिंग का, ऑपरेटिंग का जो कैश फ्लो है उसमें से इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो माइनस कर देता हूं, तो जो बचता है उसे कहते हैं फ्री कैश फ्लो। कि भाई मैं कंपनी चला रहा हूं, मेरे पास पैसा आया, उसमें से जो सैलरी वैलरी ये सब देने के बाद जो पैसा आया था, उसमें से जो मुझे कंपनी को मेंटेन करने के लिए, कंपनी की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, नॉट ओनली द प्रेजेंट सिचुएशन बट द रिक्वायर्ड ग्रोथ को मेंटेन करने के जो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी थी वो भी कर दिया। उसके बाद अगर कैश बचता है तो उसे कहते हैं कैश जनरेटिंग बिजनेस, उसे कहते हैं कैश जनरेटिंग बिजनेस। और उस बिजनेस में अगर वो कैश फ्लो आपका 3 टाइम्स हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है 10 सालों में, तो वो बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। और वहां पे अगर आप पैसा लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत पैसा बनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जनरली जो कंपनियां हैं वो करती क्या है, अच्छी कंपनियां ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो आता है उसका 1/3 के आसपास, अच्छी कंपनियों की जब आप बात करोगे, एशियन पेंट जैसी कंपनियों की अगर आप बात करेंगे, 1/3 के आसपास वो डिविडेंड में यूज कर देती हैं। टीसीएस की आप बात करो, देखोगे आप तो, एंड 2/3 के आसपास वो री इन्वेस्ट करती रहती हैं। कभी बाई बैक करेंगी, कभी कुछ करेंगे, जैसे मतलब री इन्वेस्ट कर देंगे, बिजनेस में ही वो री इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, इन एनी फॉर्म। तो अगर आपको कैश फ्लो का ग्रोथ, फ्री कैश फ्लो, पहले तो फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है कि नहीं कंपनी में, फ्री कैश फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस फ्री कैश फ्लो में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन्फ्लेशन प्लस से। इन्फ्लेशन प्लस मतलब 6-7% इन्फ्लेशन है, 6-7% जीडीपी है, 10-12% का अगर एवरेज ग्रोथ हो रहा है फ्री कैश फ्लो में, तो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। कई बार आपको बैलेंस आपको देख के नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का नॉलेज रखते हैं, आपको पता है कि हाँ जी उसकी इन्वेंट्री बढ़ गई है, वो इन्वेंट्री कल को बिकेगी तो मिल ही जाएगा, इतनी समझ है तो और अच्छा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं आप। लेकिन बेसिक भी आप देख लेते हैं तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। 5-10 मिनट की चीजें होती हैं ये है कि जितना आप रिसर्च करेंगे उतना आप उस चीज में और अच्छे होते जाएंगे। जैसे मैंने अभी जो कंपनी आपके साथ शेयर किया था, इस कंपनी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या ये फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, चलिए देखते हैं। देखिएगा, लगातार ये फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही होगी कंपनी, ये है, देखिएगा इसका, देखिए 9000 करोड़ का ऑपरेटिंग से आया, 1700 करोड़, तो 8000 करोड़ के आसपास, करीब 7000 करोड़ के आसपास यू हैव जनरेटेड द फ्री कैश फ्लो। See here also you have generated 7,800 crore free cash flow. Here also you have generated 6,000 crore free cash flow. Here also you have generated approx 5,400 crore free cash flow. Here also you have generated approx 4,000 crore free cash flow. तो ये जो इतना कैश फ्लो, you see the company like TCS, why people have created a lot of money by investing in TCS. Why? See the cash flow, free cash flow generated by the company in last many years. See this. 39,000 minus 7, approx 39 ही रह गया, बिकॉज 39,900 था। 38 minus 7, यहाँ पे 31,000 करोड़ का, यहाँ पे देखिए, बल्कि इन्होंने कुछ सेल वेल करके पैसे ही आ गए थे, तो करीब 25-30 हजार करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। इसलिए तो ये बाई बैक करते हैं, इसलिए तो ये डिविडेंड देते हैं, इसलिए तो कंपनी ग्रो हो रही है। तो अगर आपके पास फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है तो समझ लो कि आपकी कंपनी, लोग कहते हैं टीसीएस में क्या लगाएं, वो तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। ये 10 साल पहले भी लोग कहते थे। कंपनी बनी 94-95 में, और 2010 में 12 में जब मैं बात करता था, सर टीसीएस तो ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है, मत करो। आज भी लोग कह रहे हैं टीसीएस तो ऑलरेडी बढ़ गया, कोई बात नहीं,
के 10 साल बाद फिर देखिएगा, अगेन फिर पता चलेगा 5-6 गुना हो गया यहाँ से वो। तो जो कहते हैं ना, जो अच्छा होता है वो हमेशा अच्छा होता है। जो टॉपर होता है ना, जो टॉपर होता है, कहते हैं एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं विनिंग इज द हैबिट एंड सो इज द लूजिंग। विनिंग इज द हैबिट, वो आपकी हैबिट होती है कि वो आप एक बार नहीं जी हमें तो ये करना, 10th में टॉप किया तो वो 12th में, ठीक है हो सकता है नंबर 1 ना आए, लेकिन जो 10th में टॉप करता है ना, उसके अंदर होता है मुझे 12th में टॉप करना है। ये इसी फीलिंग से वो पढ़ाई करता है। हो सकता है 12th में, मैं नहीं कहता कि वो टॉप ही करेगा, लेकिन वो तो टॉप 100 में तो रहेगा वो बच्चा, अच्छा बच्चा है। उसी तरह जो अब 12th के बोर्ड में टॉप किया, वो कहीं ना कहीं IIT वाईआईटी यहाँ वहां, वो कहीं अच्छी जगह, कहीं अच्छे SRCC वगैरह में वो रहता है, बिकॉज वो हैबिट बन जाती है उसका। जो कंपनियां जो अच्छी है ना, वो अच्छी रहेंगी। लोग कहते हैं नया मल्टीबैगर ढूंढना, अरे नहीं जी, पहले आप अच्छी जो है उसी में लगा के देखिए ना। आपको नए घोड़े पे दाव नहीं लगाना है, जो घोड़ा दिख रहा है कि हाँ हर साल जीत रहा है, उसी पे लगाओ ना दाव, क्या दिक्कत है। आपको वहीं से आपको पैसा बन रहा है, बनाओ, क्यों दिमाग लगाना है ज्यादा। प्लीज मैम, क्वेश्चन अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे। यस सर, प्रवीण जी बताइए। सर आपने कहा कि जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली 10 इयर्स में 3 टाइम्स होना चाहिए और उसी के कंपैरिजन में फ्री कैश फ्लो भी जनरेट होना चाहिए। तो हाँ, अगर हो तो revenue- बहुत अच्छा। अगर मैं कह रहा हूं, अगर हो कि जो जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो प्रॉफिट का ग्रोथ है, वही कैश फ्लो का ग्रोथ है, और वो अगर 3 टाइम्स हो जाएगा 10 ईयर में, तो वो बहुत अच्छा होता है। ये एक बेसिक फंडामेंटल है। कहीं 2.5 गुना हो गया कैश, प्रॉफिट 3 गुना हो गया, तो ठीक है, इतना तो हर चीज तो आपको नहीं मिलेगी। तो क्या अगर रेवेन्यू बैलेंस शीट में बढ़ा हुआ दिख रहा है लेकिन कैश फ्लो या नेट प्रॉफिट उतना बढ़ा हुआ नहीं है, तो क्या हम इस बात से ऑपरेटर्स का खेल समझ सकते हैं क्या? सर देखो, अगर 1 साल 2 साल को आप देख रहे हैं तो ऑपरेटर कि आज ये हुआ, अगले साल कुछ और हुआ, पिछले साल कुछ और हुआ, तो ऑपरेटर है। लेकिन अगर 10 साल में रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो किया है और कैश फ्लो ग्रो नहीं किया है, तो या तो उनका बिजनेस मॉडल ही सही नहीं है। बिजनेस मॉडल सही नहीं है, वो बिजनेस मॉडल हमें नहीं चाहिए। रेवेन्यू आप पेटीएम का उठा के देखिए, पिछले 5 साल से आपको क्या रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, लेकिन वो बिजनेस मॉडल, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल नहीं है। आप IRCTC का उठा के देखिए, कितना बढ़िया ग्रो किया है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल नहीं है। एक रात को मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि हाँ जी ये इस कंपनी के इस पे हम इतना काटेंगे, कुछ समथिंग आया था, अगर आपको IRCTC का पता हो तो, न्यूज आई थी उस दिन से। तो ऐसे बिजनेस मॉडल जहाँ पे इंटरवेंशन की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाए या आपका कैश फ्लो का ग्रोथ ना हो, वैसे बिजनेस मॉडल में आपको आपको समझ में आना चाहिए। देखिए सर, हम पैसा क्यों लगा रहे हैं? हम पैसा लगा रहे हैं पैसा कमाने के। तो कंपनी भी ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसा काम करे कि पैसा कमाने वाली, वो समाज सेवा करने वाली कंपनी। समाज सेवा करने के लिए आप जाके मंदिर में बैठिए ना, क्या दिक्कत है? समाज सेवा करने के लिए ऐसे कंपनी में पैसा नहीं लगाना। तो ऐसी कंपनी में आपको पैसा लगाना विच इज फॉर सोशल मोटिव समथिंग, बिकॉज वो जब उसका मोटिव ही प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो आपको पैसा कमा के कहां से देगी वो। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कंपनी का एकदम प्योर होना चाहिए, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। नो डाउट वहां पे एथिक्स होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। यानी कि हाँ जी पता चला कि हाँ चोरी से पैसा कमाना है, वो नहीं होना चाहिए। उस चीज को आपको, मैंने आपसे कई बार आप लोगों से मैं कहता हूँ, अदानी का कोई बिजनेस खराब नहीं है। कई बार मैंने आप लोगों से कहा कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो तो आई विल इन्वेस्ट इनटू ऑल बिजनेस ऑफ अदानी, बट आई हैव नॉट इन्वेस्टेड। जब मैंने इन्वेस्ट किया था तब भी बताया था, जब मैंने एग्जिट किया था तब भी बताया था आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आज अदानी का बिजनेस महंगा है, तो मुझे अच्छी चीज चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए। अदानी का बिजनेस बड़ा अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छे रेवेन्यू का ग्रोथ है, प्रॉफिट का ग्रोथ है, कैश फ्लो का ग्रोथ है। लेकिन जो आज आज भाई कितना भी ग्रोथ है, ये फोन का एक दाम है ना, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000। अब ये फोन अगर मुझे कोई 2.5 लाख में देगा तो मैं नहीं लूंगा ना। इस बात को मुझे समझना है। वो 25,000 का फोन है तो मैं इसको तो 20,000 में मिलेगा तो ही लूंगा। और जब ऐसा हुआ, अदानी का बिजनेस गिरा, तो मैंने इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर एक बात पूछनी थी, जैसे मतलब कि मैं TCS का देख रहा था, यहाँ आपने ना टेबल्स में एक रेशियो ऐड करवाई है, फ्री कैश फ्लो 10 इयर्स। हाँ इसका जी, क्या मतलब है सर? ये मतलब कि जैसे TCS में आ रही है 2,29,634 करोड़ रुपए। सर हाँ इससे जी क्या सर। पता लगता है? इससे ये पता चलता है कि सब कुछ करने के बाद 2 लाख के करीब करीब उन्होंने कैश कैश बचा लिया, सब कुछ सर 10 साल में सर आपने रेशियो ऐड करवाई थी फ्री कैश फ्लो 10 इयर्स। हाँ सर, वही बता रहा हूँ, फ्री कैश फ्लो 10 ईयर का मतलब हो गया कि इतना पैसा उनके पास फ्री में बच गया है। वो चाहे कि अब इससे डिविडेंड दें, चाहे कि कोई लोन है उसको पे करें,
चाहे कि बाई बैक करें, इसका वो मैनेजर के डिसीजन के लिए इतना पैसा बच गया। देखिए कुछ पैसा होता है कंपल्सरी जो हमें देना है, वो फ्री नहीं है। एम्प्लॉयज की सैलरी देना है, रेंट देना है, अपग्रेडेशन अगर कोई ब्रांच का करना है तो करना है, अदरवाइज बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो फ्री नहीं है। लेकिन जब सब कुछ करने के बाद जो पैसा बच जाता है उसे कहते हैं फ्री कैश फ्लो, जिसको आप जहां आप मैनेजरियल कहते हैं ना, जो डिसीजन मेकर होता है वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सके, उसे कहते हैं फ्री कैश फ्लो। तो 2 लाख करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया उन्होंने पिछले 10 सालों में, जो उन्होंने पर डिफरेंट पर्पज में यूज किया होगा। मेनली तो बाई बैक एंड ऑल भी यूज करते हैं, आपको पता होगा हर साल ही बाई बैक ले आते हैं टीसीएस वाले। तब बताइए सर सर। एक सर ओपीएम का सर थोड़ा सा बताइए, मैं ओपीएम जा का रहा हूँ, क्या उसी पे जा मतलब? रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे जा रहा हूँ सर। ठीक सर, ठीक सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मैं उस पे जाऊंगा। एनीवन हैविंग एनी अदर क्वेश्चन? सर सर यस भावना मैम प्लीज सॉरी क्वेश्चन। ओके, एक सेकंड में थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगी। एक आपने बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक आपने बताया रेवेन्यू, और एक आपने बताया नेट प्रॉफिट। मैंने आपको पहली चीज बताई कि रेवेन्यू का ग्रोथ, रेवेन्यू या सेल्स एक ही चीज होती है, डिफरेंट बैलेंस शीट पे सॉरी डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंट मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन कि कंपनी का नेचर क्या है, उसका ग्रोथ क्या है। फिर मैंने प्रॉफिट बताया, और जब मैंने आपको कैश फ्लो की बात की तो मैंने आपको 2 कैश फ्लो की बात की। एक, अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो केवल ऑपरेटिंग देख लो, थोड़ा सा अगर नॉलेज आप कर सकते हैं तो ऑपरेटिंग माइनस इन्वेस्टिंग को देखो। माइनस इन्वेस्टिंग उसे हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो। ऑपरेटिंग से कितना आ रहा है माइनस इन्वेस्टिंग। मैं दोबारा बैलेंस शीट को आपके सामने शेयर कर रहा हूं। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूं, देखिए ये एक कंपनी है जिसकी कैश फ्लो देखिए 19,000 माइनस 1,800, तो ये करीब करीब आपका 17,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। 19,000 माइनस 500 करीब करीब आपको 12,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। 15,000 माइनस 1600 करीब करीब 9,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। एंड दिस 24, और ये माइनस में नहीं है प्लस में है, तो ये आपका 28,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। ठीक है, तो ये आपका फ्री कैश फ्लो जो है, ये मैनेजर जो है, जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं, वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया फ्री कैश फ्लो फॉर 10 ईयर्स 2,29,634 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जो कंपनी ने जनरेट किया। दिखाता हूं मैं आपको एशियन पेंट देखिए, करीब करीब पिछले 10 सालों में इन्होंने 13,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया। तो ये जो कैश फ्लो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं करती है 10-20 सालों में, वो कंपनी आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपका पर्पज है पैसा कमाना। भावना मैम आगे बोलिए अब। पहले तो मैं क्लियर हो गया, कैश फ्लो वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। जो आपने ऑपरेटिंग कहा था वो मैंने फ्री कैश फ्लो और ऑपरेटिंग यस सर। में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? जी सर जी। ठीक है, बोलिए। कोई और बीच में बोल रहा था, मैं उनकी बात आई थिंक काट दी थी, सॉरी। एनी वन? आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको पता है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि भाई मेरा जो डे टू डे बिजनेस है वो ये मैं लाता कितने में है और बेचता कितना, उसे कहते हैं ऑपरेट। बाकी खर्चे छोड़ दो, ला के बेचता कितने में, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब बिजनेस का खर्चा छोटा बहुत लाने बजाने ये वो सब निकाल के जो है, बाकी इंटरेस्ट विंटरेस्ट ये वो सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है उनको नहीं देते। तो एक जो ऑप्टिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, मैं आपको बता रहा हूं, आप ये देखिए कि किसी कंपनी का क्या 80% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होगा? नहीं हो सकता। अगर होगा तो वो सस्टेनेबल नहीं, न्यू प्लेयर्स उस बिजनेस में आ जाएंगे। अगर कहीं पे भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जनरली जो अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है जिसे अच्छा कहा जाता है, वो होता है 20 से 30 के बीच में। शुरू शुरू में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कई बार बिजनेस के बेसिस पे होता है। जैसे एक ट्यूटर है, वो ट्यूशन पढ़ाता है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता है, बहुत होता है, लेकिन वो बिजनेस में फिर ग्रोथ नहीं होगी। वो बिजनेस में ग्रोथ, वो क्या करेगा, अपने आसपास के 10 20 50 100 लड़कों को पढ़ा सकता है। आप वो स्केलेबल बिजनेस नहीं होता। रिपीट कर रहा हूं, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको स्केलेबल बिजनेस में, क्योंकि अल्टीमेटली तो वेल्थ क्रिएट करके स्केलेबल बिजनेस देगा। आप लोगों को लगता है कि हाँ ये ट्यूशन का बिजनेस बहुत बड़ा है। आप याद करिए, पता नहीं, मैं तो पढ़ता था हमारे दौर में सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज होता था, राव आईएएस होता था। आज देखिए, आज दृष्टि आईएएस हो गया,
आज पता है कुछ दिन पहले आपका ये पैरामाउंट होता था, आज केडी क्लासेस हो गया। इस तरह से अगर आप हर 10-20 सालों में देखेंगे, कोई भी 10-20 साल का, जो 20 साल पहले जो कोचिंग सेंटर बहुत ब्रॉड ऊपर थे, वो 20 साल बाद एग्जिस्ट ही नहीं करते, या कहीं छोटे मोटे 2-4 ब्रांचेस रह जाते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता है, वो स्केलेबल नहीं होता, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आज फिजिक्स वाला, बायजू, ये वो बहुत बड़े दिख रहे हैं आपको, आज के 10 साल बाद ये कोई नहीं एग्जिस्ट कर सकता, हो ही नहीं सकता। और ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करके आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। उसमें जो शुरू में घुसे जो लोग, वो लोग कुछ पैसा बना सकते हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्टर्स जो हैं, जो लेटर स्टेज पे इन्वेस्टर्स घुसते हैं, वो कभी पैसा नहीं बना सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कंसिस्टेंटली 20, अगर 25, 26, 27 का अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किसी बिजनेस में मिलता है और वो कंसिस्टेंट है कई सालों तक, 8 साल, 10 साल, 15 साल, तो वो समझिए बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा। कई लोग कहते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 80% का है। ठीक है, आप करके एंटर तो कर गए, लेकिन वो 5 साल के बाद पता चलेगा बिजनेस ही बंद हो, क्योंकि उसमें कंपटीटर्स बहुत आसानी से। हाँ जी प्रवीण गुप्ता जी बताइए। सर आप बायजूस का कह रहे थे, बायजूस का कोविड के टाइम पे बिजनेस बहुत ऊपर गया था, क्योंकि स्कूल बंद थे और ऑनलाइन कोचिंग का जो मार्केट है बहुत ऊपर गया था। धीरे धीरे इन्होंने उसी को एडवांटेज लेते हुए हर सिटी में अपने कोचिंग सेंटर खोल दिए थे, ठीक है, इन कंपटीशन टू आकाश और वो सब इन्होंने परचेज किया था। लेकिन अब जब वापस स्कूल नॉर्मल हो गए हैं, तो ये जितने कोचिंग सेंटर्स इन्होंने खोले थे वो सारा बिजनेस अब नीचे आ रहा है। तो हो रहा है ना। अब कितने दिन सस्टेन किया, सस्टेन कितने दिन किया, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सस्टेन नहीं है कोई भी। सर ये अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% से ऊपर, तो कहते हैं ना दुनिया के जो बेस्ट बिजनेस है, दुनिया के जो बेस्ट बिजनेस है, उनका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% के ऊपर नहीं जाता। तो आपको अगर किसी बिजनेस में 25, 26, 27% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और कंसिस्टेंट है, तो वो समझ लो बहुत अच्छा बिजनेस है। ऐसे बिजनेस को आपको सर्च करना है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मेरे स्क्रीन पे अगर एशियन पेंट है, अगर आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखोगे, ये देखिए 22, 19, 18, 16, 17, 18, 22, ये फिर भी ये बेस्ट अच्छे में आता है। अगर आप देखोगे, अगर आप नेस्ले को देखोगे, नेस्ले जो इंडिया का है, ये देखिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, ये करीब करीब आपको 22, 25%, 26%, 20% के ऊपर दिख रहा है और कंसिस्टेंट है 20-25% के ऊपर, तो ये अच्छा है। ऑन द अदर हैंड, किसी ने कहा, मान लो मैं पेटीएम को देखता हूं, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, देखते हैं जरा। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं देखूं तो मुझे तो लगता है नेगेटिव ही होगा। ये देखो -300%, -250%, माइनस। तो ये सब बिजनेस, इन सब बिजनेस में हमें पैसा नहीं लगाना है। अगर मैं अभी किसी ने नाइका, एक कंपनी, बड़े आई थिंक NI है इसकी स्पेलिंग, NI, स्पेलिंग बुक में बताएगा नाइका की क्या है? सर FSN लिखिए सर, FSN। FSN देखिए जरा, इसको देखते हैं जरा, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखिए जरा, क्या है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन? देखिए -15, 9, 10, 6, 5, ये कहाँ से सस्टेनेबल है? 2-4-5% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे भी आपको पैसा नहीं बनेगा, और माइनस में है तो घर किसी काम का नहीं है, और 70-80% वाले हैं वो भी किसी काम का नहीं है। आपको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखना है, वो 20 से 30% का जो होगा, 18%, 19%, 20%, 22%, 25%, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत होते हैं। और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए परसेंटेज के टर्म में, इंक्रीज के टर्म में नहीं बात कर रहा हूँ, वो मनी के टर्म में वो इंक्रीज करेगा। बिकॉज सेल्स का जब आप 25% एक बार निकालोगे और सेल्स बढ़ जाएगी, फिर 25% निकालोगे, तो नो डाउट मनी बढ़ जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अगर आपने समझ लिया तो आप अच्छा पैसा आप बना लेते हैं। आपको देखना है कि एक बिजनेस है 70% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा है, आपको डरना है उससे, खुश नहीं होना कि मैंने ऐसा बिजनेस ढूंढा है 70% ऑपरेटिंग। पता है कि इसमें कंपटीटर कर एंट्री करेगा, पक्का करेगी, और वो जब आपको 70% का मार्जिन है, तो दूसरा वाला कहेगा यार 70 क्या, मैं तो 30% में एंट्री करूंगा। क्यों बंसल क्लासेस जो है कोटा में बंद हो गई और वहां पे एरन क्लासेस शुरू हो गई? आपको जब कोटा शुरू हुआ तो कोटा वाज नॉट ब्राइव एरन, इट वाज सम बंसल। अब पता चला बंसल को टूटे, वहां पे एरन आ गई और वहां पे रेजोनेंस आ गया। अब आपको क्या लगता है एरन क्या है, जिंदगी बना देगा? नहीं, अब कुछ दिनों के बाद वो एरन से कोई फेलन हो जाएगा, कोई डेरन हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसे ही होगा। तो इस बात को समझ, क्योंकि मार्जिन जब बहुत ज्यादा होता है, उन्हीं टीचरों को, और फिजिक्स वाला एंट्री किया, उन्होंने उनको बोला जी मैं आपको 20 करोड़ दूंगा,
उन्होंने एंट्री कर, तो कल को कोई फिजिक्स वाला है, कल को कोई केमिस्ट्री वाला आ जाएगा। तो इन बात को, जहां पे भी मार्जिन बहुत ज्यादा होगा वो बहुत डेंजरस होता है, वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होता है, बिकॉज हर कोई उस बिजनेस में एंट्री कर जाता है, बिकॉज मार्जिन बहुत ज्यादा है, पैसा लोग दे देंगे, और पैसा देंगे तो जो आपके एम्प्लॉयज हैं, रॉ मटेरियल हैं, ये सब बहुत तेजी से, दैट इज ऑलवेज शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन। कुलजीत कौर जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। कुलजीत कौर मैम। सर सॉरी, कोई क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही हाथ हो गया होगा सर। ओहो, आपको बात करने का मन था तो करिए ना, क्या दिक्कत है? सर एक्चुअली मेरा प्लास्टर हो गया सर। अच्छा, हाँ जी सर। कैसे, क्या, कहाँ से कूद गए? सर बस स्लिप हो गया पाँव, पाँव में ओहो, प्लास्टर हो गया। मुझे लगा खुशी के मारे कूद गए। हाँ सर सर एलन एलन के जो टीचर्स हैं उनको अब नई एक और कंपनी है, ये अन अकेडमी, हाँ उन्होंने हायर सैलरी पर लेकर वहीं से टीचर्स को तोड़ना शुरू किया है। हाँ, अब वो सर सर मैंने बताया ना, दिस इज, मैं तो एजुकेशन का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी दे सकता हूँ क्योंकि मैक्सिमम ऑफ यू पीपल आर फ्रॉम एजुकेशन इंडस्ट्री, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतना ज्यादा गैप है ना। आप ये समझिए कि एक टीचर, आप लोग नौकरी करते हैं 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख पे, आपको कोई 10 लाख देगा, आप तब तुरंत चल देंगे, मैं भी चल दूंगा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? जब मार्जिन उतना होगा तो देने वाला एकदम रेडी हो, क्योंकि वो अगर आपको 10 लाख भी दे रहा है तब भी उसको फायदा है, वो आपको 20 लाख क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा है ना, वो आपको 20 लाख दे रहा है तब भी उसको फायदा है, और जैसे ही वो 2 लाख वाले को 20 लाख देगा वो तुरंत चले जाएगा, तो बिजनेस सस्टेनेबल बिजनेस नहीं होता। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग और मैक्सिमम ऑफ यू आर फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड, तो आप उस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने देखा है अभी यहाँ पे कोटा में वो 2-2 करोड़ वाले को 20-20 करोड़ दिए गए हैं, और वो 20-20 करोड़ वो भी सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज वो जैसे ही कुछ होगा वो 20 करोड़ देंगे नहीं, और 20 करोड़ से नीचे वो काम नहीं करेंगे, तो अनऑर्गेनिक ग्रोथ किसी के करियर में भी होता है तो वो भी सस्टेनेबल नहीं। इस बात को हमें समझना चाहिए, करियर में भी हमें इनऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं चाहिए होता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ जो होता है, आपका करियर जो है 15-20% से हर साल बढ़ रहा है, वो दैट इज सस्टेनेबल। ठीक है, क्या ये ग्रोथ का कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? कि ग्रोथ कैसे देखते हैं किसी भी बिजनेस में? आगे बढ़ो मैं। यस सर। ना, अब मैं आपको एक कंपनी दिखाने जा रहा हूं, उसके थ्रू मुझे एक चीज और बताना है आपको। IRCTC, देखिए जरा, इस कंपनी को आप देखने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा, देखिए जरा। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ा अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे से बिजनेस जनरेट करती है, सब कुछ आपने पता होगा। देखिए कैश फ्लो, देखिए आपको ठीक ठाक ही लगेगा, कहीं कोई कमी नहीं लगेगी, कैश फ्लो आपको अच्छा जनरेट हुआ है। आपको रेवेन्यू को देखिएगा, इफ यू सी द रेवेन्यू, रेवेन्यू में भी आपको ठीक ठाक समझ में आएगा। ठीक है, बहुत, लेकिन जब आप इसकी रेवेन्यू के शिफ्ट को देखने की कोशिश कीजिए, रेवेन्यू के चेंज को देखने के, देखिए 1000, 1300, 1500, 1400, 1800, 22, फिर आ गया 70। ये तो समझ में आता है जी, 2021 का रिजल्ट है, कोरोना था, ट्रेनें बंद थी। 1800, 2600, यहाँ तक भी बात समझ में आती है कि चलो जी सब कुछ ठीक है। अब 15, 19, 3, फिर ये क्यों हुआ होगा? सोचिए जरा, ये क्यों हुआ? क्या यहाँ पे क्या कोरोना था? कुछ भी नहीं था। फिर 3000, फिर यहां से एकदम डबल हो गया, चलो जी ये कोरोना आ गया। 1800, फिर ये, तो मतलब अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंसी, ग्रोथ तो है लेकिन ग्रोथ में कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप प्रॉफिट को देखिए, प्रॉफिट को आप देखने की कोशिश करिए, ठीक है जी 18, 20, 22, 3, 5, फिर ये चलो ये कोरोना वाला टाइम है, मैं मान लेता हूँ, क्योंकि कई बार आपको इन चीजों का एनालिसिस करना पड़ेगा कि हाँ जी 2020 में कोरोना आया तो 2021 का रिजल्ट जो होगा, ट्रेन बंद थी तो नहीं आएगा। फिर 6000, 9000 करोड़। अब कैश फ्लो को देखने की कोशिश करते हैं, तो कैश फ्लो भी हमें दिखाई देता है कि हाँ जी कैश फ्लो जो है, यहाँ पे क्या कोई फ्री कैश फ्लो जनरेट हुआ? नहीं जी, यहाँ पे फ्री कैश फ्लो नहीं हुआ, यहाँ पे नेगेटिव में आ गया कैश फ्लो। ठीक है, यहाँ पे 200 करोड़ का कैश फ्लो। अब इतनी बड़ी कंपनी, लोग कहते हैं कि सब कुछ इसी के पास है, लेकिन 200 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट कर रही है केवल। वहां पे आपने देखा था 3-3 हजार, 10-10 हजार करोड़ के कैश फ्लो जनरेट हो रहे थे। तो आपको समझना चलेगा कि ये जो 50,000 करोड़ की कंपनी अगर 200 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट करती है, तो ये मतलब किसी काम की कंपनी नहीं है, कोई बहुत है, खासकर फ्री कैश फ्लो। तो कैश फ्लो एक ऐसी चीज है। अच्छा, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं जरा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या दिखा रहा है इसका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, ये अब आपको जब इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मार्जिन को आप अगर आप देखते हैं तो करीब 40%, इनमें से ये जो, सोचिए कि ये सस्टेनेबल नहीं है। मैंने आपको बताया कि 30% के ऊपर का कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट सस्टेनेबल नहीं है। अब आप कहोगे
सर ये तो गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें क्या एंट्री होगी, क्या होगा? कुछ होगा, पक्का होगा। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 50% का, ये सस्टेनेबल है ही नहीं। चाहे पता चलेगा खाने खाने का काम किसी और को दे दिया जाएगा। जैसे आपको पता होगा, इन्होंने तेजस ट्रेन, अगर आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, तेजस ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई थी, अभी एक दिल्ली से लखनऊ के लिए चली थी। पता चलता है उसमें बुकिंग ही नहीं होती हर बार। मैंने तो 2-3 बार बुकिंग की और बुकिंग करने के बाद वो कैंसिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पैसेंजर ही नहीं मिलते, उनको पैसेंजर ही नहीं मिलते उतने। तो इस बात को, वो जब आपका बिजनेस में मार्जिन बहुत ज्यादा होगा तो वो किसी ना किसी तरह से वो बिजनेस आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, वो बिजनेस नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है, वो बिजनेस मतलब नहीं चलने वाला। ये आपको इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट अब मैं जाऊंगा आप लोगों को समझाने के लिए, वो है आपका फिक्स एसेट्स। मैं फिर कोई कंपनी आप बता दीजिए, कोई आप में से कोई एक अच्छी कंपनी बता दीजिए। चलिए मैं अल्ट्राटेक, फिक्स एसेट्स की बात करते हैं, तो अल्ट्राटेक की बात करते हैं। देखिए जरा, अगर आप अल्ट्राटेक करेगा, कोई भी एक अच्छी कंपनी ले लीजिएगा, ये देखिए फिक्स एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी बिजनेस में, फिक्स एसेट्स और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये दो चीजें आपको देखना है, फिक्स एसेट्स एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिक्स एसेट्स का मतलब हो गया कि आज के डेट पे हमारे पास प्लांट मशीनरीज क्या है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि कितनी नए प्लांट्स हमारे बन रहे हैं, कितनी नई नई जगह हम अपना सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो हमारा घर है तो वो हमारा हो गया फिक्स एसेट्स, और हमारा कोई एक घर है जो बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, तो वो हो गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो अगर आपको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिखाई देता है हर साल कंपनी में बढ़ता हुआ, तो इससे पता चलता है कि जी आज जो फिक्स एसेट्स आपका 147 करोड़ का है। देखिए जो अल्ट्राटेक का जो फिक्स एसेट्स पहले 40 करोड़ का था, आज करीब करीब 147 करोड़ का है। तो पिछले 10 सालों में कंपनी का जो फिक्स एसेट्स है, यानी कंपनी के जो प्लांट्स मशीनरी हैं, वो कम से कम 3 गुना हो गई। 3 गुना हो गई यानी उनकी कैपेसिटी 3 गुना हो गई। समझिए, अल्ट्राटेक जैसी कंपनी क्या करेंगी, नई फैक्ट्री लगाएंगी, नई फैक्ट्री लगाएंगी तो उनकी कैपेसिटी उतना बढ़ती है। प्लस हर साल अगर ये 15-20 करोड़ के उनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखिए ये 35,000 करोड़ है, वो अगले साल इसमें ऐड हो गया होगा। ये 23,000 करोड़ वो इसमें ऐड हो गया, 17,000 करोड़ है। अगली बार की जब बैलेंस शीट आएगी तो पता चलेगा ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट हो गया, और ये हो जाएगा करीब 160-165 करोड़। फिर नए प्लांट पे लगेंगे, या हो सकता है उसी में कुछ और अपग्रेडेशन कर रहे हो कहीं पर। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से पता चलता है कि कंपनी की ग्रोथ क्या है, प्लांट मशीनरी किस तरह से लगा रही है। तो अगर आपको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और फिक्स एसेट्स में ग्रोथ दिखाई देता है, तो इससे पता चलता है कि हाँ जी इनकी कैपेसिटी बढ़ रही है। अगर आप रिलैक्सो जैसी कंपनियों को देखेंगे, अगर आप कंपनी देखनी है, अगर पास में 10 साल में आपने देखा होगा कैसे उन्होंने वेल्थ क्रिएट किया, कैसे लोगों को पता चला, पीडीराइट कंपनी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी इनके फिक्स एसेट्स एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का जो ग्रोथ था वो बहुत अच्छे से हुआ था पिछले 10 सालों में। और दैट इज द रीजन उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी थी। और जब कैपेसिटी बढ़ती है तो जनरली हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो डिक्रीज होती जाती है। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज होता है, हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट डिक्रीज होती है, पर यूनिट की बात कर रहा हूँ, नॉट ओवरऑल। और उससे हमारे कहते हैं ना ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने, आप में से इकोनॉमिक्स के टीचर अगर होंगे तो आपने फर्स्ट फेज सेकंड फेज आपने पढ़ा होगा प्रोडक्शन थियरी का। तो वो प्रोडक्शन थियरी हमें यही बताती है कि एक टाइम के बाद हमारी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट कर्व हमारी यू शेप होती है, हमारी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और वो हमारे को बेनिफिट देती है। हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है, हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ता है, और हमको बेनिफिट होता है। कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक? एनी वन ऑफ यू? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने एक आपको इमेज भी शेयर किया था। परसों एक न्यूज आई थी कि रिलायंस अब एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व होना शुरू कर रहा है, इसके कारण HUL के सेल्स पे इफेक्ट आएगा। तो क्या इन चीजों को भी हमें देखना चाहिए? एकदम देखना चाहिए सर। सिंपल सी बात है, लोग तो 140 करोड़ ही हैं। जब पतंजलि आया तो आप देखिए, जब से पतंजलि आया तब से HUL का जो ग्रोथ है वो नहीं हुआ जो पहले हुआ था। लेकिन यही है कि आपका लॉन्ग टर्म में क्या होगा, कितने दिन रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। जब हमारा जियो आया था तो एयरटेल के लेके भी यही क्वेश्चन आया था, लेकिन एयरटेल ने अपने आप को बचा लिया, वोडाफोन अपने आप को नहीं बचा पाया। तो क्या आने के बाद इनके क्या ये HUL को अफेक्ट करेंगे या मेरेको को अफेक्ट, किसका मांग? कहते हैं ना, जब केजरीवाल जी आए
तो क्या उन्होंने बीजेपी को इफेक्ट किया या कांग्रेस को इफेक्ट किया, ये आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है केजरीवाल जी के आने से बीजेपी को ज्यादा फायदा हो गया, क्योंकि जो अपोजिशन है वो कांग्रेस और वो जब भी वोट है वो दो लोगों में बढ़ जाता है और वो आगे ग्रो कर जाती है, वो आगे ग्रो कर जाती है। तो कहीं वही आप ये ना थोड़ा सा आप और स्टडी करने की जरूरत है। केवल एक न्यूज के बेसिस पे हम ये कहते हैं कि नहीं जी एचयूएल इफेक्ट हो जाएगी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब मैगी का न्यूज आया था तो बाबा रामदेव जी एक अपनी मैगी लेकर आए थे, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है, और लोगों को और ये हुआ था कि हाँ जी अब तो वही मैगी बिकेगी। सर कुछ मुझे लगता नहीं कि 5 महीने से ज्यादा रहा होगा, 5 महीने में नेस्ले ने उनको मार्केट से आउट कर दिया, 5 महीने। सर ये अपने प्रोडक्ट्स को HUL के कंपैरिजन में 30% लो कॉस्ट पे लेके आने वाले सेम टाइप के प्रोडक्ट है। आप में से कितने लोग जो खाने के प्रोडक्ट हैं, बैठे हैं 15-20 लोग, तो आप लोग खाने के प्रोडक्ट कॉस्ट बेसिस पे खरीदते हैं? मैं तो नहीं खरीदता, मैं तो क्वालिटी बेसिस पे खरीदता हूँ खाने की चीज। बताइए आप लोगों से, अगर मुझे नमक खरीदना होगा तो मैं देखूंगा अच्छी कंपनी का अच्छा नमक ही खरीदूंगा, मुझे नहीं पता कि ये सस्ता है तो मैं ले लूंगा। बताइए आप में से कितने लोग हैं? नहीं सर, यू आर राइट। एंड दूसरा एक कंसर्न ये भी होता है प्रवीण जी, कि ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि साल 2 साल 5 साल में इतनी आसानी से चीजें हो जाएंगी, तो मतलब एक समय ऐसा भी था, जो पतंजलि वाला एग्जांपल दिया उन्होंने, मैंने वो मैगी खाई हुई है सर, पतंजलि वाली। अच्छा और मुझे अच्छा भी बोला गया कि उस आटे वाले नूडल्स को खा लो कभी कभी जब भी तुम खाते हो। जैसे मैं नॉर्मली मतलब साल में 4 या 5 बार मैगी खाता हूँ, टू बी वेरी अच्छा फ्रैंक। अच्छा। मतलब वो मुझे पता है वो फूड ठीक नहीं है, बट कभी बार मन कर जाता है तो मैं उस केस में उसको यूज किया, लेकिन आई आल्सो डिस्कार्डेड कि वही नहीं चलेगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारा एक ब्रांड है, क्वालिटी है। जैसे मैं अगर हम मसाले लेने जाते हैं तो हम वो अशोक मसाले, MDH मसाले, कैच मसाले, यही। अब मसाले मतलब उसके आधे आधे रेट पे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे धीर का स्टोर है, इन सब स्टोर में उनके अपने पैक्ड या आउटसोर्स पैक्ड वो रखे रहते हैं, हम उसको देखते भी नहीं, समझ में नहीं आता। तो जो जो लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज करने वाले हैं ना सर, उनसे कोई वो सस्ते पे नहीं खरीदते। और अगर हाँ नो डाउट HUL अब गांव गांव तक पहुंच गया है, लेकिन सर गांव वाले भी, सर मैं आपको बता रहा हूँ, आज लोग क्वालिटी के लिए ना, क्वालिटी खाने के चीजों में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं करता। तो इसलिए वो ब्रांड क्रिएट करें, वो क्वालिटी जनरेट करें, कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, कुछ नहीं पता। नो डाउट कीप ऑन आए, बट वी विल सी कि किस तरह से ले जाएगा, जब होगा जब देखेंगे। मतलब अभी तो ऐसा एकदम से नहीं कर सकते। हो सकता है हम भी अपना सारा HUL बेच के रिलायंस में शिफ्ट कर जाएंगे, दिक्कत क्या हाँ है? अभी 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 HUL में पड़े हुए हैं, ठीक है। यस मधु तलवार जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैं पूछना चाह रही थी कि अभी थोड़े दिनों पहले तो आपने कहा था कि ये IRCTC का जो टारगेट है वो 734 रहेगा, हमें खरीदना चाहिए। तो मैंने तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बोला ही था। देखिए मैं अब आज फंडामेंटल क्लास अटेंड कर रही है, मैं बार बार कर रहा हूँ वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने आपसे ओके ओके। क्या आप IRCTC में रख के 10 साल में कोई वेल्थ क्रिएट करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं हो पाएगी। हाँ, जब मैंने एक हफ्ते पहले कहा DLF खरीद लो, आपको पैसा मिल जाएगा 10-5%, वो अलग बात। मैंने कहा IRCTC खरीद लो, इसमें आपको इतना दे, वो अलग चीज। देखो ट्रेडिंग एक अलग चीज होती है। जब हमें कोई चीज, मैंने कहा ना कबाड़ी का भी एक दाम होता है। अगर कोई कबाड़ी, मुझे पता है न्यूज़पेपर आज के टाइम पे 15 रुपए किलो बिकता है, अगर मुझे 6 रुपए किलो को बेच रहा होगा, मैं तुरंत खरीदूंगा, अपनी गाड़ी में भर के ले जाऊंगा, कबाड़ी वाली दुकान पे बेच के, चलो 15 रुपए में पैसे कमा लिए, काम खत्म। इसका मतलब ये था ना कि कबाड़ी रख के मैं अपने घर में इकट्ठा करना शुरू करूंगा कबाड़ी। ठीक है मधु मैम? हाँ जी, हाँ अंडरस्टूड। सर मुझे हाँ। तो एक बात और पूछनी थी। IRCTC को अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो बहुत सस्ता हो गया है, और इसलिए मैंने आपसे कहा होगा जब हमारी कभी बात हुई होगी कि आप IRCTC को अगर इस रेट पे ले लेते हैं तो आप इसमें पैसा बना लेंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि IRCTC को आप अपने पोर्टफोलियो में रख लें और 2-4-5 साल तक रख लें, क्योंकि 5 साल के बाद भी आपको IRCTC इसी रेट के आसपास मिल जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, आज IRCTC आपको 582 का है, हो सकता है 6 महीने बाद आपको 750 का मिले, लेकिन 2 साल के बाद फिर दोबारा 582 का मिल सकता है। IRCTC उस तरह की कंपनी है। मैंने जब आपसे कहा था तो ये देखिए, ये अपने एवरेज पी के नीचे आ चुका है, वैल्यूएशन वाइज सस्ता हो गया है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको लेके अगर आप लेते हैं तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स अलग चीज होती हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएशन, पोर्टफोलियो बिल्डिंग एक अलग चीज होती है। ठीक है, प्लीज दोनों चीजों को हम मिक्स नहीं करेंगे।
सर ये डेप्रिसिएशन एज सच देखेगा तो पीएनएल में दैट इज आल्सो फ्री कैश फ्लो अवेलेबल राइट, लेकिन वो जाके फिर से कैलकुलेट होता है क्या और कैसे होता है? आप क्या कॉमर्स के टीचर हैं? नहीं सर, मैं तो साइंस का बंदा हूँ, मार मार के अच्छा, मैं बता सब रहा हूँ चीज सर, सीखना पड़ता डेप्रिसिएशन देखिए, अल्टीमेटली जब मैंने आपसे कहा कि डेप्रिसिएशन जो आपने किया उतना ही आप उसके बल्कि उससे ज्यादा ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे जो कैश आप इन्वेस्ट करते हैं ना सर, है। हाँ वो डेप्रिसिएशन के लिए तो मैंने आपसे कहा, इसलिए तो मैंने कहा था कि ऑपरेटिंग माइनस इन्वेस्टिंग, बिकॉज जो डेप्रिसिएशन हुआ वो आपको अल्टीमेटली तो कैपेसिटी एडिशन करना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल। ठीक है, आज आज आपका कैश नहीं गया, आज फ्री कैश फ्लो है, लेकिन अगर मैं इस लैपटॉप को यूज कर रहा हूं तो आज के 10 साल के बाद मुझे नया लैपटॉप तो लेना पड़ेगा ना सर। हाँ सर, आई एग्री। मुझे ये था कि पीएनएल में तो मैं वो पैसा निकाल देता हूँ, तो ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन में वो दिखता नहीं है, लेकिन हाँ वो जाकर फिर से कहीं तो ऐड होता होगा ना कि हाँ, वो एकदम कैश कैश, में जब दिखे। हम कैश फ्लो बनाते हैं, कैश फ्लो हाँ निकालते हैं, तो हम नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं, तभी हमें पता चलता है कि ऑपरेटिंग से ओके ओके ओके, आई नेट गॉट प्रॉफिट जो आपने जनरेट किया है उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शंस होते हैं, तो उसमें एक डेप्रिसिएशन भी एक ऐसा चीज है जिसको हम ऐड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कैश फ्लो कितना हुआ। प्रॉफिट एंड कैश फ्लो का डिफरेंस यही है कि वो चीजें जिसमें कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ उनको ऐड माइनस करते हैं। ऐसी भी कई चीजें होती है जिसमें जो हमें प्रॉफिट में तो आया लेकिन कैश नहीं आया, आया नहीं, ओके दिखता है प्रॉफिट में, प्रॉफिट हुआ लेकिन कैश नहीं आया, ऐसी भी चीजें होती है, तो उन चीजों को हम एडजस्ट करते हैं सर। ओके ओके, थैंक यू सर ओके, सर थैंक मेरा यू। एक और क्वेश्चन था। यस मैम प्लीज। मेरा पर वो क्वेश्चन टेक्निकल से रिलेटेड था सर। आपने यूटी बोर्ड बताया था ना, हाँ तो सर मैंने उसको बहुत सारे शेयर्स में देखा, पर वो हमेशा पास्ट में मिलता है बाय, ठीक है। तो उसको प्रेजेंट में कैसे ढूंढे सर? प्रेजेंट में पास्ट में बाई मिला, और आपको प्राइस उसके नीचे मिल रहा है या ऊपर मिल रहा है? उसके ऊपर ही मिल रहा है। हाँ, तभी वेट अच्छा, करिए, आपको ओके। प्रेजेंट में भी मिलेगा, मैम वेट करेंगे तो मिलेगा, अच्छा, अगर उसके नीचे मिलता है वो बाय से तो तो आप ले बाई कर सकते हैं सकते हैं, सर? एकदम बाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके सर। अमन जी बोलो बच्चा, आपका क्वेश्चन। अमन, यू वांट टू आस्क समथिंग? अनम्यूट करो अपने आप को, अमन रस्तोगी। आपका अनम्यूट नहीं हुआ बच्चा। आई थिंक कोई दिक्कत है, आप मुझे फोन कर देना बेटा। नहीं, हाँ आप बोलो। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलो सर विच डेज विल बी द क्लास विल बी हेल्ड? बेटा, मैं आपको बता, ये जो क्लास अभी मैंने शुरू किया है इसको मैं इस तरह से करूंगा कि लगभग डेली बेसिस पर करूंगा। ओनली उन दिनों में नहीं कर पाऊंगा जिस दिन मेरी कोई कमिटमेंट है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मेरी एक इंटर्नशिप है, तो नहीं कर पाऊंगा। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि डेली 8:30 पे करके, और अप्रैल के लास्ट तक या मई के 10 तारीख तक इस पूरा फंडामेंटल और पूरा टेक्निकल कंप्लीट करूँ। तो आप लोग जिन लोगों ने इस बैच में ज्वाइन किया है, जो बाकी लोगों को 2-2 4-4 महीने लगते थे, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, 1-1.5 महीने में सब कुछ कंप्लीट करो। ठीक है, तो एवरी डे 8:30 आपको तैयार रहना है। जो लोग रिवीजन के लिए भी जुड़े हैं उनके लिए भी बताया कि 8:30 आप डेली अगले 1-1.5 महीने तक लर्न करिए। तो सर जैसे आज क्लास 9 o'clock थी, तो कल 8:30 रहेगी? 8:30 होगी सर। आज तो मैंने आप लोगों को शायद ग्रुप पे भेजा था, आई डोंट नो आपके हुए, कि मैं एक सेशन ले रहा था कॉटन यूनिवर्सिटी का, तो वो सेशन लेट हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने मैसेज डाल दिया था कि क्लास जो है 9 o'clock। ओके ओके, राइट सर। ओके ओके, थैंक यू सर, एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।